ओके बेटा, इन पार्ट नंबर 10 बेटा वी लर्न अबाउट द तक्षशिला यूनिवर्सिटी. एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वाज लोकेटेड इन रावलपिंडी ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान. आज बेटा पाकिस्तान में ये पर्टिकुलर प्लेस जो है बेटा लोकेटेड है, रावलपिंडी. बराबर, वो क्रिकेटर है ना शोएब अख्तर, जिनको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, ये वही प्लेस है जहाँ पे तक्षशिला आज मौजूद है. इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ एंशियंट गांधार रीजन. दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट. माना जाता है बेटा कि एक तरीके से ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो उस समय गांधार प्रदेश के नाम से और कैपिटल सिटी के नाम से जाना जाता था. और इस यूनिवर्सिटी के अंदर टोटली बेटा 64 सब्जेक्ट्स के बारे में बराबर अलग अलग तरीके के विद्याओं का ज्ञान दिया जाता था. उसमें से बहुत सारे ऐसे मेन जो सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में अभी लंबा चौड़ा नीचे लिस्ट बताया हुआ है कि दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेड इन द आश्रम टू प्रैक्टिस विद गुरु जीवक द डिजिबल ऑफ लॉर्ड बुद्धा लर्न द लेसन ऑफ आयुर्वेदा हियर. बराबर, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते थे बेटा वो यूनिवर्सिटी के ही एक तरीके से हॉस्टल में, बराबर यहाँ पे आश्रमशाला लिखा है, तो हॉस्टल में रहा करते थे. जो स्टूडेंट होते थे बेटा उनको बुद्धिस्ट जो डिसाइपल्स होते थे उनको जीवक कहा जाता था. ये आपको याद रखना है बेटा. कभी कभी आपको जीवक का मीनिंग पूछते हैं तो जीवक कौन होते थे बेटा, तो जो जीवक होते थे वो बुद्धिस्ट शिष्य होते थे एक तरीके से, डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा लर्न द लेसन ऑफ आयुर्वेदा हियर. और ज़्यादातर ये जो जीवक थे बेटा उन्होंने आयुर्वेद के बारे में जो ज्ञान है वो यहीं तक्षशिला से प्राप्त किया था. अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ दिस यूनिवर्सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम्ड ऑफ तक्ष द सन ऑफ द भरत ब्रदर ऑफ द लॉर्ड रामा बॉर्न इन रघुकुल. माना जाता है कि तक्षशिला का जो नाम है बेटा वो अयोध्या के राजा राम, उनके भाई जो थे भरत, और भरत के पुत्र थे राजा तक्ष, और राजा तक्ष के नाम से ही इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला रखा गया था. ऐसा पुरानी जो दंत कथाएं हैं बेटा उनके हिसाब से हमको पता चलता है, ऐतिहासिक एक तरीके से हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में. इट वॉज अ रिनोवेड एजुकेशन सेंटर ऑफ 7th century. स्टूडेंट्स वेर फ्री टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट इन स्पाइट ऑफ द लिमिट अलॉटेड टू द 20 स्टूडेंट्स पर टीचर. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आज ये जो आप बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर और इंटरनेशनल मैनर में वो 20 स्टूडेंट्स के क्लास बैच वाला सिस्टम देखते हो ना बेटा, ये सिस्टम आज से 1000 साल पहले तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी में हुआ करता था कि एक प्रोफेसर उसके जो ग्रुप में है पर्टिकुलरली 20 स्टूडेंट्स जो है बेटा लर्निंग करते थे एक साल. यानी कि हमेशा एक ये जो साइंटिफिक एक रीज़न माना जाता है ना बेटा कि एक टीचर एक साथ में 20 बच्चों को बहुत अच्छे से मतलब टीच कर सकता है, उसको समझा सकता है, पढ़ा सकता है और हर एक के ऊपर ध्यान दे सकता है. तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं कि क्यों 20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हमेशा एक तरीके से प्रॉपर ग्रुप माना जाता है. आज हम हमारे क्लासरूम में देखते हैं 50 60 स्टूडेंट्स है ना बैठते हैं. स्कूलों की भी अपनी मजबूरी है, सिस्टम की मजबूरी है, गवर्नमेंट की मजबूरी है, देखते हैं हम. लेकिन फिर भी जहाँ पे लैक्स ऑफ रुपीज़ फीस है ऐसी भी स्कूलें हैं बेटा जहाँ पे इस तरीके के सिस्टम आज फॉलो किए जाते हैं. तो ये सिस्टम आज का नहीं है बेटा, भारत की संस्कृति में तो ये सिस्टम तक्षशिला के टाइम से चला आ रहा है कि एक प्रोफेसर जो है बेटा वो 20 बच्चों का ग्रुप होता था, उसको टीच करते थे. हालांकि वो अगर चाहें तो ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते थे अगर उनको ज़रूरत है तो, वरना उनके ग्रुप्स डिवाइडेड होते थे. एक क्लासरूम में 20 बच्चे होते थे और एक प्रोफेसर होते थे. ओके, और इस तरीके से एकदम सिस्टमेटिक वे में बेटा उसका जो है फंक्शनिंग जो है उसका कामकाज जो है होता था. दे यूज टू टीच इवन मोर स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंट सिटीज लाइक वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन ओवर क्राउडेड द यूनिवर्सिटी. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो वाराणसी है, राजगृह है, मिथिला है, उज्जैन है, ये दूर दूर के जो अलग अलग तरीके के बेटा टाउनशिप थे वहाँ से जो है जो स्टूडेंट्स होते थे बेटा, जो विद्यार्थी होते थे बेटा एक तरीके से उमड़ पड़ते थे तक्षशिला में पढ़ने के लिए, क्योंकि तक्षशिला अपने आप में नालंदा की तरह ही ग्रेट यूनिवर्सिटी थी. लेकिन नालंदा की तरह वहाँ पे एडमिशन लेने के जो रूल्स रेगुलेशन थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, जिसकी वजह से जो एवरेज बच्चे होते थे ना बेटा वो भी तक्षशिला के अंदर एंट्री ले पाते थे. ये उसकी एक अच्छी खूबी थी. अब यहाँ पे देखो कि नालंदा के अंदर पढ़ने वाले लोग बहुत, सभी जितने भी नाम आप यहाँ पे देखोगे ना बेटा सभी ग्रेट लोग हैं. अब देख सकते हो आप यहाँ पे कि it was a renowned education center of the 7th century. Students were free to study of subject of their interest in spite of the limit allotted to the 20 students per teacher. They used to teach even more.
Students from the cities like Varanasi, Rajgruha, Mithila, Ujjain overcrowded the university. प्रिंसेस ऑफ द वाराणसी एंड प्रसन्नजीत द किंग ऑफ द कुशाल स्टडीड हियर। माना जाता है कि वाराणसी के जो राजकुमार थे उन्होंने यहाँ से एजुकेशन लिया था। उसके अलावा कौशल जो राजकुमार थे प्रसन्नजीत, उन्होंने यहाँ से बेटा एक तरीके से एजुकेशन लिया था। कौटिल्य किस कौन नहीं जानता है, अर्थशास्त्र के इतने बड़े वो ज्ञानी। कौटिल्य गॉट द एजुकेशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन। नॉर्मली स्टूडेंट यूज टू स्टे विद द गुरु टू प्रैक्टिस एजुकेशन ऑफ द वेदास, मिलिट्री साइंस। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो यहाँ पे रह के जो स्टूडेंट होते थे, खास करके बहुत ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होते जैसे वेदों का ज्ञान लेना, शस्त्र क्रिया, बराबर, मिलिट्री साइंस के बारे में जाना, फिर गज विद्या के बारे में बेटा, आर्चरी, धनुर्विद्या के बारे में, ग्रामर, व्याकरण के बारे में बेटा, फिलोसॉफी। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा तरह तरह का तत्व ज्ञान। और उसके साथ साथ देखा जाए तो बेटा वॉर लॉर यानी कि युद्ध विद्या, कि कैसे वॉर को लड़ना है। एस्ट्रोनॉमी बेटा ज्योतिष शास्त्र के बारे में, और एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से देखा जाए तो बेटा खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान, ये दोनों के बारे में बेटा, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में यहाँ पे बताया और पढ़ाया जाता था। चाणक्य द मेंटर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य ऑल्सो स्टडीड हियर एंड चाइनीज स्कॉलर फाहेन बराबर विजिटेड द यूनिवर्सिटी इन द बिगनिंग ऑफ द 5th सेंचुरी। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे बेटा चाणक्य, है ना, हम चाणक्यों को बेटा कैसे भूल सकते हैं, भारत का इतिहास उनको नहीं भूल सकता है, बराबर। तो चाणक्य की एक अपने आप में बेटा एक जगह रही है हमारे इतिहास में। तो चाणक्य ने खुद जो है बेटा यहाँ से जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। और 5th सेंचुरी के आसपास बेटा जो दूसरे जो चाइनीज ट्राइबल थे जिनको हम फाहियान कहते हैं, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की एक तरीके से विजिटिंग की थी और इसके पूरे एजुकेशनल सिस्टम को उन्होंने समझने का एक तरीके से प्रयास किया था। अपनी किताबों में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से तक्षशिला अपने आप में ग्रेट यूनिवर्सिटी है, कितने सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे नॉलेज दिया जाता है, जो प्रोफेसर्स हैं वो कितने ग्रेट हैं, कितने नॉलेजेबल हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, और वो अपने बच्चों को किस तरीके से प्रैक्टिकल मैनर में भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से, क्योंकि आप यहाँ पे धनुर्विद्या, गज विद्या बेटा, युद्ध विद्या, शस्त्र क्रिया, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप फिर ग्रामर को देख सकते हो, आप फिलोसॉफी को देख सकते हो, आप एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी को देख सकते हो बेटा। तो साइंस है बेटा, उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसका एक मैनेजमेंट, उसका इस तरीके से देखा जाए तो बेटा सारे जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सारे सब्जेक्ट जो है बेटा तक्षशिला में पढ़ाए जाते थे। और यहाँ पे जिन लोगों के नाम दिए हैं बेटा, है ना, कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, फिर राजा प्रसन्नजीत का नाम आता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेटा जो भारत के इस ग्रेट हिस्टोरिकल उसका हिस्सा बने। वो सारे लोगों ने यहीं से एजुकेशन लिया था। तो तक्षशिला अपने आप में जो है बहुत ही यूनिक यूनिवर्सिटी थी, है ना। आज जैसे अब्दुल कलाम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, तो आज भी जब भी बात होती है तो बच्चे अपने आप को मतलब प्राउड फील करते हैं कि भाई हम उस यूनिवर्सिटी से पढ़े जहाँ पे कलाम पढ़े हैं, या कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो देश के लिए एक तरीके से देखा जाए तो आदर्श बन जाता है। तो जब भी हम उन स्कूलों में या उन यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं तो अक्सर हम इस चीज़ को जो है बहुत प्राउडली मतलब फील करते हैं एक तरीके से कि भाई हम भी यहाँ पे पढ़े हैं। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे बेटा हमारे इंडियन हिस्ट्री के वो ग्रेट पर्टिकुलर रूलर्स हों, चाहे फिर मैथमेटिशियन हो, अर्थशास्त्री हो बेटा, है ना, इकोनॉमिक्स हो, जिन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो तक्षशिला का एक अपना इतिहास रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा, उसके बाद वाराणसी काशी पे आ जाते हैं कि वाराणसी was the famous as one of the place of pilgrims during the 7th century. It was also the famous education center. It grew the religious center for the Arya culture in Upanishadic period. King of Varanasi, Ajatasattu was a great philosopher of the Upanishadic age and great supporter of the education. एक तरीके से देखा जाए तो वाराणसी बेटा काशी जो है वो यात्रा धाम के रूप में प्रसिद्ध प्लेस हमेशा पिलग्रिम सेंटर रहा है। 7th सेंचुरी के आसपास बेटा इंडिया के काफ़ी मतलब जो मेन एजुकेशन सेंटर्स थे उसमें अपना भी काशी विद्यापीठ का अपना एक नाम था। उपनिषदिक एरा के अंदर हम देख सकते बेटा कि आर्य संस्कृति की झलक इस यूनिवर्सिटी में हमको देखने को मिलती है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये रिलीजियस सेंटर के रूप में भी डेवलप हो रही थी। जो राजा अजातशत्रु थे बेटा उन्होंने उपनिषदिक आर्ट के बारे में और तत्व ज्ञान के बारे में बेटा, और एक तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के रूप में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रेट रहा है।
काशी विद्यापीठ को, उन्होंने यूनिवर्सिटी को काफ़ी मतलब एक ऊंचाई पर अपने टाइम पीरियड में पहुंचाया था। और उसके बाद जब हम देखते हैं बेटा कि व्यास संहिता दैट महर्षि वेद व्यास हैड हिज आश्रम इन वाराणसी। हम देख सकते हैं कि बेटा महर्षि वेद व्यास का जो आश्रम था व्यास संहिता में जिसके बारे में बताया गया है, वो आश्रम आज जहाँ पे हम काशी विद्यापीठ के रूम्स देखते हैं या उस प्लेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये वही जगह थी जहाँ पे महर्षि वेद व्यास का किसी पौराणिक टाइम पीरियड में बेटा आश्रम हुआ करता था, ऐसा उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अब इसके बाद आ जाते हैं, लॉर्ड बुद्धा chose the Varanasi a suitable place for the propagation of his preaching. Potent philosopher Adi Shankaracharya had to move to Kashi to adopt the new principles of Vedantas. Vallabhacharya ji and the Chaitanya Mahaprabhu, the pioneer of the Pushti mark, attained the prestige for their Vaishnav sect in Kashi. Majority of scholars families of Punjab had to migrate to Kashi while a few families migrated to Kashmir. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो भगवान बुद्ध ने अपने एक तरीके से बेटा देखा जाए तो प्रोपोगेशन के लिए, अपने मैसेजेस को पहुंचाने के लिए, अपने वो अपनी बातों को बेटा एक तरीके से प्रसारित करने के लिए उन्होंने काशी को ही पसंद किया था। उसके साथ साथ आदि शंकराचार्य हैं जो बेटा, जो कि एक तरीके से देखा जाए बेटा तो तत्वज्ञान में एक बिल्कुल समर्थ हुआ करते थे, ऐसा मानते हैं। वेदांतों के मूल्यों को समझते थे, उनके प्रिंसिपल्स को समझते थे, और जिसकी स्वीकृति हमको काशी में मिलती है कि अगर तुमको वेदों के बारे में या फिर एंशिएंट इंडिया के बारे में या तत्व ज्ञान के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, इन प्रिंसिपल्स के बारे में समझना है तो काशी जाना पड़ेगा। फिर चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने पुष्टि मार्ग बताया था, फिर प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं बेटा, जिन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा जो है बेटा यहीं से बढ़ी थी, ऐसा हमको समझ में आता है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं बेटा कि जो पंजाब है वहाँ के बहुत सारे जो एजुकेशनल उसके सिस्टम के साथ जुड़े हुए जो स्कॉलर्स के फैमिलीज थी बेटा, वो कहीं ना कहीं माइग्रेट करके बेटा उन्होंने यहाँ से उनको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो वहाँ से माइग्रेशन करके यहाँ आए थे। उसके साथ साथ कश्मीर से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेटा जो कि देखा जाए तो यहाँ से जो है कश्मीर गए थे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेटा बहुत सारे ऐसे किंग थे और बहुत सारे ऐसे राजकुमार थे बेटा, जो राजा थे, राजकुमार थे, उन्होंने कहीं न कहीं अपना हायर एजुकेशन जो है बेटा वो वाराणसी यूनिवर्सिटी यानी काशी विद्यापीठ से उन्होंने लिया था। और एक तरीके से देखा जाए बेटा तो सम्राट अशोक ने वाराणसी को जो है बेटा एक तरीके से यहाँ पे जो लास्ट वर्ड लिखा है इनके, मोनेस्ट्री एट द सारनाथ बिकम अ फेमस एजुकेशन सेंटर अंडर द पेट्रोनोज ऑफ एम्पीरियर अशोका। अशोका के टाइम पीरियड में माना जाता है बेटा कि जो सारनाथ है एक प्रसिद्ध विद्याधाम के रूप में बेटा डेवलप हुआ था, जो कि बिल्कुल काशी की एकदम मोनेस्ट्री मतलब बिल्कुल वाराणसी यूनिवर्सिटी के साथ लगा हुआ एरिया माना जाता है। बराबर, सारनाथ के बारे में हमने आगे भी उसके स्तूपास वगैरह के बारे में पढ़ा है। तो ये अपने आप में काशी जो है बेटा विद्यापीठ जो है एक तरीके से देखा जाए तो वाराणसी जो यूनिवर्सिटी है उसका भी एक अपना ऐतिहासिक जो है बेटा एरा रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पढ़कर निकले थे। अब लास्ट में हम आ जाते हैं बेटा वल्लभी विद्यापीठ। यहाँ पे हम गुजरात तक पहुँच रहे हैं अब धीरे धीरे। ओके, तक्षशिला आप देख सकते हो, आप पाकिस्तान में है बेटा, अफगानिस्तान के बॉर्डर को फिर वो टच करता है आगे का एरिया। नालंदा हम बिहार की तरफ देख सकते हैं। काशी हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में सेंटर में देख सकते हैं, और वल्लभी को हम वेस्ट में देख सकते हैं। तो आप देखो बेटा चारों डायरेक्शन में लगभग हमको वर्ल्ड की ग्रेट यूनिवर्सिटीज दिख रही है, यानी कि अंदाजा लगाओ कि उस समय का भारत बेटा उसका एजुकेशन बराबर वो किस पर्टिकुलर एक स्टेज पे रहा होगा। और ये सारी यूनिवर्सिटीज का जो बेटा टाइम पीरियड है वो भी 5th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी, और खास करके यूनिवर्सिटी में 11th सेंचुरी के टाइम पीरियड का यानी 600 साल का इतिहास रहा है। उसमें भी जो 7th सेंचुरी के आसपास का जो मिडल ऑफ द टाइम पीरियड है ना बेटा, वो काफ़ी मतलब डेवलपमेंट वाला एरा माना जाता है। वो हम सबको हमको सारी यूनिवर्सिटीज़ में दिखाई दे रहा है। अब लास्ट वाली देखो बेटा वल्लभी। The University of the Gujarat was very famous center of education in 7th century. There was a significant contribution of contemporary ruler of Vans dynasty and its people to make the Valbi a well-renowned and a youth center of education. देखा जाता है कि बेटा जो वंश डायनेस्टी गुजरात की हुआ करती थी
और जो मैत्रक डायनेस्टी थी बेटा, उनके शासकों का वल्लभी को एक अपने आप में एजुकेशन हब बनाने में बेटा बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। बराबर, यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि वल्लभी वॉज अ सेंटर ऑफ द हिनायन कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। माना जाता है कि बेटा वल्लभी जो है बेटा हिनायन कल्ट, जो हिनायन पंथ जिसको हम बोलते हैं कल्ट को, बराबर ना, वो उसका मेन सेंटर रहा है 7th सेंचुरी में। जो बेटा जिनको हम बुद्धिस्ट डिजाइपल यानी कि जिनको हम भिखुस कहा करते थे, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है बेटा वो यहाँ पे रहा करते थे। ओके, अब इसके आगे हम देते हैं बेटा कि इन द मिडल ऑफ द 7th सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक स्थिरमती एंड गुणमती वेर द लीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वल्लभी। 7th सेंचुरी के आसपास हम देख सकते हैं बेटा कि वल्लभी के अंदर जो ग्रेट 2 पर्सन थे, बराबर, एक का नाम था बेटा स्थिरमती और दूसरे जन का नाम था गुणमती। ये वल्लभी के एक तरीके से अग्रणी आचार्य के रूप में बेटा उन्होंने एक ग्रेट प्रिंसिपल्स के रूप में उनके नाम जो है लीडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में वल्लभी में जाने जाते हैं। और इनका जो कामकाज है बेटा वो भी काफ़ी मतलब उस समय बढ़िया रहा था। अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट में, फील्ड में जिस तरीके से उन्होंने काम किया था। अब यहाँ देख सकते हो बेटा कि the student from the distant area of the Ganga Yamuna used to come here for higher studies. Chinese traveler इत्सिंग, यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि जो चाइनीज ट्रैवलर है इत्सिंग, उन्होंने बताया है कि गंगा यमुना के मैदान प्रदेशों से भी जो ब्राह्मण विद्यार्थी होते थे बेटा, ब्राह्मण विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स जो है बेटा वो वल्लभी में आया करते थे, क्योंकि जिनको नालंदा तक्षशिला इनमें एडमिशन नहीं मिल पाता था बेटा, वाराणसी में भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अपनी एक कैपेसिटी भी होती है। तो ये बच्चे उतना लंबा पूरा जो है बेटा एरिया जो है तय करते हुए बेटा, उस जमाने में तो मतलब इतने हजारों किलोमीटर दूर आकर पढ़ना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन फिर भी वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए बेटा इतना दूर आते थे गुजरात तक, और जो है यहाँ पे एडमिशन लेते थे। तो ये इत्सिंग ने जो है अपने बुक में इसके बारे में बताया है बेटा। ओके, फिर हम आगे देख सकते हैं बेटा कि इत्सिंग नोटेड दैट द वल्लभी कंप्लीटेड विद द फेमस एजुकेशन सेंटर नालंदा विच वाज लोकेटेड एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इत्सिंग ने कहा है कि वेस्टर्न पार्ट में वल्लभी एक पूर्व भारत की एक अपने आप में प्रसिद्ध शिक्षण, जैसे नालंदा जो है एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्थन ईस्ट पार्ट की मानी जाती थी। वल्लभी वॉज अ कैपिटल एज इन द इंटरनेशनल पोर्ट। The rulers of the Vallabhi belonged to the Maitrak dynasty and patronized the education and university as well. It is also notable that the royal people of Maitrak dynasty were not Buddhists, however they were helping in institution. देखा जाए तो वल्लभी एक तरीके से बेटा इंटरनेशनल मतलब एक तरीके से कैपिटल हो चुका था एजुकेशन का। मैत्रक डायनेस्टी के जो रूलर्स थे बेटा उनका काफ़ी मतलब योगदान इसमें कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि जैसे राजा हर्षा ने बेटा नालंदा के लिए बहुत डोनेट किया था, वैसे ही मैत्रक डायनेस्टी के जो रूलर थे बेटा वो वल्लभी के मेंटेनेंस के लिए हमेशा डोनेशंस दिया करते थे। और मैत्रक वंश जो है बेटा उसके जो राजा थे, उनके जो राजवी थे बेटा वो बुद्धिस्ट नहीं थे लेकिन सनातनी माने जाते थे, लेकिन फिर भी वो बुद्ध धर्म का इतना ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट करते थे, उसकी वैल्यूज़ के बारे में वो समझते थे और बराबर, और हमेशा उनके विचारों को सराहते थे, जिस वजह से वो वल्लभी विद्यापीठ के अंदर बुद्धिस्ट जो नॉलेज है बेटा उनको बढ़ावा देने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे और इसमें उनको कोई संकोच होता नहीं था। हमेशा वो इस पर्टिकुलर एजुकेशन हब की जो है मदद करते रहते थे। अब इसके बाद हम आते हैं इन 775 AD अरेबियन अटैक्ड, मैत्रक वर डिफीटेड एंड यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज डाउन। हम देख सकते हैं बेटा कि 775 AD के आसपास जो है बेटा अरेबिक इन्वाइडर्स जो है बेटा उनका आक्रमण जो है भारत की तरफ शुरू हो गया था बेटा, और कहीं ना कहीं ये जो अटैकर्स थे बेटा उन्होंने ज़्यादातर हमारी इन यूनिवर्सिटीज़ को नुकसान पहुंचाया। उसमें वल्लभी भी खास थी कि किस तरीके से वल्लभी को जो है बेटा उसके एजुकेशन सिस्टम को तोड़ा गया, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। बराबर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द नेम ऑफ द फेमस स्कॉलर्स वे रिटन ऑन द गेट, स्कॉलर्स बाय शोइंग देयर एजुकेशन वेर गेटिंग हायर राइट्स इन राज्यसभा। हम वल्लभी विद्यापीठ के गेट पे बेटा जो वल्लभी के ग्रेट स्कॉलर्स होते थे, बराबर, यानी कि जो ज़्यादा मतलब उस तरीके के पढ़े लिखे जो प्रसिद्ध विद्वान होते थे उनका नाम जो है वल्लभी के गेट पर लिखा जाता था। जैसे आज के कॉलेज और स्कूलों में नहीं, जो बच्चा बोर्ड में फर्स्ट रैंक लाता है या उसका एक अलग सा एजुकेशन में कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसे स्टूडेंट के नाम जो है हम स्कूल के अंदर बेटा अलग अलग बोर्ड पे देखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, साइंटिफिक एक्टिविटी हो या बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट हो।
कॉलेजों में भी ऐसा ही होता है। तो उस समय वल्लभी विद्यापीठ के गेट पे उन ग्रेट स्टूडेंट्स के नाम जो है लिखे जाते थे। और दूसरी एक बेटा बेहतरीन बात ये हुआ करती थी कि ये जो ग्रेट स्टूडेंट्स थे बेटा, वल्लभी में से जो पढ़ के लिखते थे निकलते थे, उनका एक तरीके से देखा जाए बेटा तो उस समय जो किंग हुआ करते थे, इन स्कॉलर्स को उनकी राज्यसभा के अंदर बेटा एक तरीके से एक ऊंचे पर्टिकुलर पदों पर बिठाया जाता था। जैसे आप देखते हो ना कि आजकल हम इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, इन कॉलेजों में जब पढ़ते हैं बेटा तो हमारा एक मेरिट अगर हाई होता है, अच्छा खासा हमारा कामकाज होता है, तो हमको प्लेसमेंट मिलती है अच्छी जगह पे, है ना। तो ये प्लेसमेंट क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्टली फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में पढ़ते पढ़ते ही नौकरियां मिल जाना। तो ये एक तरीके का प्लेसमेंट है, वो सिस्टम सोचो ये वहीं से प्रेरित होके आया है, बराबर ना। तो हम वल्लभी के उन स्टूडेंट्स के बारे में देख सकते बेटा कि जिनको पढ़ते पढ़ते ही उनके ज्ञान की वजह से बेटा राज्यसभा के अंदर हायर पोस्ट जो है बेटा उनको दी जाती थी। ये अपने आप में वल्लभी का एक अपना ही एक इतिहास रहा है। हम देख सकते हैं कि कैसे वल्लभी के स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिला करता था। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि knowledge worship and particular system of education made the university famous not only in India but also in the world of that time. Students from India and abroad used to come for education in this university. अब इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बेटा इनका पर्टिकुलर एक एरा समझने के बारे में, इनका सिस्टम समझने के बारे में हम देख सकते हैं बेटा कि भारत की उस समय की शिक्षण जो प्रणाली थी बेटा वो कैसी रही होगी, है ना। आप सोच रहे होगे कि मैम नालंदा, वल्लभी और तक्षशिला पढ़ाते पढ़ाते हिंदी के इतने भारी भरकम शब्दों की तरफ क्यों चली गई बेटा, क्योंकि जिस तरीके से उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है बेटा, तो हिंदी भी अपने आप में बहुत ही वैसी, हम जो हिंदी बोलते हैं वो हिंदी तो कुछ नहीं है बेटा, है ना। वो हिंदी तो हम बहुत बेकार तरह की हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी के अगर हिंदी शुद्ध हिंदी बोली जाए बेटा तो उसके जो रियल जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हार्ड वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ जहाँ तक मेरे दिमाग में या बोलते समय मेरे उसमें आ जा रहे हैं तो मैं बोलते जा रही हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना, बराबर। हम जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड ये है। ओके, तो हम देख सकते हैं बेटा कि जो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम शिक्षण प्रणाली बोलते हैं उस समय की भारत की बेटा वो काफ़ी यूनिक और बहुत ही बेस्ट हुआ करती थी, बराबर। और ये जो एक तरीके से सुसंस्कृत जो विद्यालय थे बेटा जो वर्ल्ड फेमस थे उनको हम देख सकते हैं, बराबर, जिनका फेम जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे था बेटा, है ना। एशियाटिक कंट्रीज तो समझ में आते बेटा, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट वहाँ पे आते रहे होंगे, जिनका हमारे पास अभी कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। ये हम हमारी समझ से क्लियर कर सकते हैं, या फिर चाइनीज़ और कुछ पर्टिकुलर इस तरीके के ट्रैवलर्स जो इन यूनिवर्सिटीज़ को विजिटिंग करके गए, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, उनके कंट्रीज़ में आर्चीव्स वगैरह में जहाँ पे ये सेफली रखे हुए हैं वहाँ से हमको पता चलता है। इट वॉज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन द रियल सेंस, ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज वेर टॉट हियर, बराबर। शायद ही पर्टिकुलर एजुकेशन का ऐसा कोई सब्जेक्ट है बेटा जो इन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ना जाता रहा हो, सारा ज्ञान यहाँ से मिलता था। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि अपने आप में ये कितनी बेस्ट थी। ओके, डन थ्रू द चैरिटी गिवन बाय द किंग एंड लैंडलॉर्ड्स, और इनके जो मेंटेनेंस है बेटा उसमें जो उस समय के राजा थे बेटा उनका एक अपना योगदान हुआ करता था। उनकी चैरिटी की वजह से बेटा, उनके डोनेशंस की वजह से, वो जो दान देते थे बेटा, तो मैं हर्षा को भी देखा, हमने मैत्रक वंशज को भी देखा, हमने कुमारगुप्त को भी देखा कि किस तरीके से ये जो रूलर्स है बेटा जिन्होंने एजुकेशन को इतनी ज़्यादा सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट दी और इन ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ के डेवलपमेंट में, उनके मेंटेनेंस में उन्होंने कभी भी कोई वो एक तरीके से देखा जाए ना बेटा कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर ये नहीं होते तो शायद ये डेवलप नहीं हो पाती। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि उनका भी एक अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि इट वॉज अ वर्ल्ड रिनोड यूनिवर्सिटीज इंडियन एजुकेशन फॉर द नॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। तो हम देख सकते हैं बेटा कि ये वर्ल्ड की वो यूनिवर्सिटीज़ है जो इंडियन एजुकेशन को, उसकी कलाओं को, उसकी विद्या को बेटा, उसके ज्ञान और विज्ञान को जो है बेटा वो पूरी दुनिया में उसकी रोशनी फैलाने में इसने जो है अपना एक ग्रेट जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। नो डाउट ये थोड़ा सा हमारे लिए हमारा अनलक ही है बेटा, हमारा दुर्भाग्य है कि आज इन बस ये खंडरों के रूप में थोड़ा बहुत हमारे पास इसके एविडेंस जो है मौजूद हैं। तक्षशिला तो खैर पाकिस्तान में है। ओके, तो समझ सकते हैं हम कि जो भी इसके बारे में हमारे पास जानकारी है, जितना बचा है उसको बचा के रखना और आने वाले फ्यूचर को बताना कि भारत क्या था और भारत का नॉलेज क्या था, बराबर। ये हम
इन ड्यून्स की वजह से ही आज भी अगर हम थोड़ा बहुत अगर लोगों को समझा पाएँ तो बता सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 4 बेटा, जिसमें हमने लिटरेचर से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक बेटा सब कुछ हमने देखा है। चैप्टर देखने में भले 6 पेजेस का था बेटा, लेकिन चैप्टर के अंदर जितनी भी लाइनें हैं ना बेटा, उस लाइन में अपने आप में कितनी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो ये पूरे के पूरे 10 पार्ट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं। ये जो 4 यूनिवर्सिटीज़ हमने पढ़ी बेटा, उसमें खास करके नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी मोस्ट आईएमपी है। एग्जाम में किसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में शॉर्ट नोट आती ही है, तो आपको लर्न करनी है, कंपलसरी लर्न करनी है। फिर लिटरेचर के अंदर भी बेटा तमिल लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, मेडिवल लिटरेचर बराबर ये पूछे जाते हैं। रामायण महाभारत एपिक्स के बारे में शॉर्ट नोट आती है और वेदों के बारे में आती है। तो आपको ये कुछ 7 to 8 क्वेश्चन है बेटा, जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, मैं आपको जो पीडीएफ फाइल सेंड करूंगी क्वेश्चन आंसर की, उसके साथ बेटा इस बार मैं ट्राई करूंगी कि आपको एक दो आंसर का उस तरीके का प्रेजेंटेशन जो है मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं और उनको प्रेजेंट करना है। अंडरलाइन आपको कुछ कुछ जगह पे कैसे करनी रहती है, जिसकी वजह से क्या है कि आंसर की क्लियरिटी ज़्यादा बेहतर रहती है बेटा, और हम अच्छे मार्क्स स्कोरिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद के जो नेक्स्ट पार्ट्स है बेटा, उसमें हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 लेंगे। ओके, थैंक यू।